नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रिंस एंड्रूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वहां के जो प्रोटोकॉल्स हैं, नियम है, उसके तहत नाम नहीं डिस्क्लोज होता, लेकिन यही पता चल रहा है कि जो उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा था उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इसके पहले नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री थे उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, अरेस्ट हुए। अब प्रिंस एंड्रूज की बारी है। तो कई दुनिया के देश हैं जहां पर ये ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है। तो या तो देश में जांच चल रही है या तो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में हरदीप पुरी एक ऐसे मंत्री हैं जिनके पास पेट्रोलियम का पोर्टफोलियो है। उनके कई ईमेल सामने आ गए। अभी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यह पता चला कि 62 ईमेल्स और 14 मीटिंग्स का ब्यौरा सामने आया है। हर चीज पर वो गलत बात करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमारा प्रोफेशनल एंगेजमेंट था। लेकिन वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर उनका एक मेल आया जिसमें कि बहुत ही भद्दी लैंग्वेज में उन्होंने कुछ टेस्ट की बात की थी, फिर कुछ स्लॉट्स की बात किया था, SL-T करके। उस तरीके के भी मेल्स आए जिसको महुआ मोइत्रा ने बाद में ट्वीट भी किया। सवाल ये उठता है कि मोदी जी हरदीप पुरी से ये सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं कि भाई आखिर आप जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड में क्या कर रहे थे। डिजिटल इंडिया का अगर काम हरदीप पुरी करते हुए नजर आ रहे थे तो 2014 के पहले यानी कि 2013 में वो रिटायर हुए। 2014 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने पहली बार। तो डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही क्या उन्होंने शुरू कर दिया था? क्या इन सारी चीजों को लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में जांच की कोई बात ही नहीं की जा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आज जो पूर्व राज्यसभा सांसद तृणमूल कांग्रेस के थे और फॉर्मर सीईओ ऑफ प्रसार भारती जवाहर सरकार, जो कि एक लेखक हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। मिस्टर सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्रिंस एंड्रूज की गिरफ्तारी हो गई सर, लेकिन हमारे देश में कोई चू भी नहीं कर रहा है कि हरदीप पुरी हो गए चाहे अनिल अंबानी हो गए, उनके बारे में कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। नहीं, ये दोनों अलग मुद्दे हैं। प्रिंस एंड्रूज या और कोई देश के प्रधानमंत्री को, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट के लिए और अंडर एज सेक्स के लिए, सारी दुनिया में इनको गैर कानूनी लगातार सोचते हैं। तो इस ऑफेंस के लिए, इस दोष के लिए इन लोगों को पकड़ा गया या उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। हरदीप पुरी के बारे ऐसा कोई अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो लेकिन बात सही है कि हरदीप पुरी जो क्या था 13, 14, 15 उस टाइम पे, उसके बारे में कुछ हमें खुलासा होना चाहिए। हमें आम तौर से जानना चाहिए क्योंकि उसके स्टेटस क्या था। रिटायरमेंट के बाद हरदीप पुरी न्यूयॉर्क में रहते थे बहुत दिन। आप लोग जानते हैं बाहर रहना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास रकम ना हो। एक दिन के लिए हमें कोई $100 निकल जाते, और महीना भर अगर कोई बाहर रहे तो लोग सोचते कि पैसे की बात भी है। फिर किसी ने कहा कि उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा जिनीवा में। उसके बारे में उनके कोई एक्सप्लेनेशन भी है। तो वो मुद्दा मैं उठाने नहीं चाहता हूँ। फिर इतना ही कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद जब उनके पास कोई फैसिलिटी है नहीं, लेकिन ये उनके पास इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिली सर, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक फ्लैट भी खरीदा था जिनीवा में ये और ये सब? ये लेके एक क्या कहूँ, एक विवाद भी हुई थी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। किसी ने आरोप लगाए तो उन्होंने बताया, उनको थ्रेटन किया कि मैं आपको डेफेमेशन करूंगा। ये जो फ्लैट की बात है ये सब कानून के हिसाब से किया गया। लेकिन जनीवा में रहना भी थोड़ा अमीरों की बात है। जनीवा में फ्लैट, जहाँ हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो हरदीप पुरी अपने जो जिंदगी, अपने लाइफस्टाइल से जो दिखा रहे हैं हमें कि वो एक ऊंचे तरफ के लाइफस्टाइल के आदमी है। देखिए, तनख्वाह के हिसाब से हरदीप और मैं एक ही कमाया था।
पेंशन के हिसाब से हरदीप को जितना मिलता मुझे भी उतना ही मिलता। हम लोग आसपास के थे ना, तो एक ही मिलता। मुझे इस पेंशन में 2 बार 3 बार सोचना पड़ता कोई एक्सपेंडिचर से पहले। लेकिन हरदीप के बारे ये इट्स नॉट रेलेवेंट। अच्छा, क्वेश्चन ये है, जो सवाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कर क्या रहे थे। इतना पैसा खर्च करके न्यूयॉर्क में रहे थे, मान लीजिए कि दोस्त के पास रहे, दोस्त वोस्त के पास रहे या कुछ के, करके वहां क्या कर रहे थे, तो किसने ऑथराइज किया। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा। ये वो कह रहे थे कि वो हिंदुस्तान के डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट या मोदी जी को और थोड़ा पॉपुलर बनाने के लिए वो काम कर रहे थे। क्या मोदी जी ने ऑथराइज किया? ये तो साफ साफ बताना पड़ेगा। अगर ऑथराइज नहीं किया उनका, अगर उनका उनकी क्षमता नहीं दी, तो किस लोकस पर वो ये बात आगे बढ़ा रहे थे। दूसरी बात यह है कि 2008 में ही एप्स्टाइन जेल गए थे। 8 के बाद सबको पता है कि इज अ सेक्स ऑफेंडर, नॉन सेक्स ऑफेंडर। और न्यूयॉर्क में जो रह चुके हैं वो सभी जानते कि ये एक अलग किस्म की चीज है। मैं चीज शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी से पता चलेगा कि इनके स्टेटस क्या है, नेटवर्क ऑपरेटर, फिक्सर वगैरह वगैरह वगैरह। तो हरदीप पुरी ये सब जानबूझ के, जबकि पूरे 8 साल में तो न्यूयॉर्क में ही थे ना, 8 साल के आसपास, तब तो बहुत दिन से न्यूयॉर्क में थे, जिनेवा में थे। हरदीप पुरी को पूरा ही पता था कि ये जिससे बात कर रहे हैं, जिससे इन्होंने मेल दे रहे हैं, पता नहीं जाके मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, इनके रेपुटेशन क्या है। अब भारत के नए प्रधानमंत्री को लेके सौदा करना, मैं इसको सौदा ही बोलूंगा, सौदा करना, उनके लिए कोई फैसिलिटेशन करना, किसने अथॉरिटी दिया? ये है बहुत नाजुक और नहीं, बहुत लेकिन ये जरूरी जो सवाल। सवाल है मिस्टर सरकार, ये जो सवाल है हम्म। ये इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आई एम ग्लैड दैट यू रेज दिस क्वेश्चन। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हरदीप पुरी ने क्या बीजेपी के कहने पे ये किया होगा, या हम्म। बीजेपी के अंदर वो लोग जो उस समय प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे उनके कहने पे किया होगा? ये तो बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि किसके कहने पर हरदीप पुरी ने डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम या पूरा जो प्रोग्राम था वो जेफरी एप्स्टीन से शेयर करना शुरू किया, किस उद्देश्य से किया? जेफरी एक्सटीन के दो ही परिचय हैं। एक है एज अ सेक्स ऑफेंडर एंड अ फिक्सर, और एक है कि इधर उधर उन्होंने लोगों को पहचानते थे, जानते थे, और उस लोगों से इंट्रोडक्शन के लिए वो अपने हिस्सा उठा लेते। किस तरीका से उठाते हम जानते नहीं, पता चलेगा, कुछ अंदाज भी है। तो किसने ऑथराइज किया हरदीप पुरी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों, जब ये प्रधानमंत्री होने से पहले ना, यहाँ एक मैं क्या कहूं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है। मोदी जी के बारे कह जाता कि 12 से ही एक लॉबी, 2012 से या 11-12 से एक लॉबी बहुत एक्टिव हो गए दिल्ली में और बाकी बाकी जगह। अचानक पता नहीं महाराष्ट्र से एक बुजुर्ग नेता को बुलाया गया जिसका नाम हमने पहले भी नहीं सुना, बाद में भी नहीं सुना, अन्ना हजारे। वो बैठ गए, बड़ा एजिटेशन किया। तब उसके साथ साथ ये क्या नाम, बाबा रामदेव भी आ गए सब। आपको अगर 2011 के याददाश्त है तो आपको पता चलेगा कि 2011 से एक कोऑर्डिनेटेड मूव हुआ था कि हर चीज, बाबा रामदेव हर दिन जो बात करेंगे सरकार के खिलाफ, 24 टीवी उसको कवर करेंगे। अगर आप उस जमाने के टीवी के जो क्या कहूँ अकाउंट्स देखें, थोड़ा धीरज से बैठ के अकाउंट देखें, आप देखेंगे बहुत सारे टीवी को बहुत सारे ऐड मिली। ये ऐड जो पूंजी वाले हैं उनसे ही मिलते ना। तो 2 और 2 4 मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत दिन से 2011 से तय हो गया था कि सरकार को किसी तरीका से गिराना है। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हुई तब से शुरू हो गया। अरे भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पैसा चुराया गया
जिसको डिफॉल्केशन या करप्शन कहा गया, इतना पैसा तो आज एक्साइज इंस्पेक्टर भी नहीं लेते। 2010 में, 2010 से शुरू हुआ ये खेल, जब एक बाथरूम टब या बाथरूम पॉट को दुनिया भर दिखाया गया। लेकिन अगर आपको अगर फिर दोबारा याद दिलाओ, कॉमनवेल्थ गेम्स वाज द मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स कंडक्टेड इन इंडिया इन द लास्ट 20 इयर्स। ये सवाल ये बात किसी ने उठाया नहीं। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम्स पर लगे थे और फिर सुरेश कालमटी को अरेस्ट किया गया, अच्छी बात, करना था। अगर चोरी किया तो करना ही है। तो साथ साथ उनको जो संगीत है वो उनको भी साथ ले गए, दोस्तों को ले गए। 2010 से शुरू हुआ और 2011 आ गए ये बाबा रामदेव और ये अन्ना हजारे, या साथ साथ नहीं, बहुत तो सारे लोग। जो आप ये पूरा जो लिंक बता रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और इसका मतलब ये है कि हरदीप पुरी क्या उस लॉबी का हिस्सा थे जो प्रधानमंत्री मोदी को सॉरी जो नरेंद्र मोदी को उस समय प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर था, और उस सीढ़ी को ऊपर चढ़ने के लिए शायद हरदीप पुरी ने जेफरी एप्स्टीन का इस्तेमाल किया। ये मेरा क्या कहूं, अंदाज है, ओके। क्योंकि मैंने उस समय दिल्ली में था, मैं जानता हूं क्या हो रहा था, क्या क्या बात हो रही थी। 11 तक तो पता ही चल गया, सिर्फ एल के आडवाणी जी को पता नहीं था कि उनको हराया जाएगा बीजेपी इंटरनल डिसीजन मेकिंग पोल्स पे। बाकी सब कोई जानते थे कि गुजरात के नरेंद्र मोदी भी आएंगे। इतने जानते थे कि हमारे तीन चार ब्यूरोक्रेट, चाहे आप नाम भी कर सकते, वो लोग धीरे धीरे जाके मोदी की तरफ घूमना शुरू कर दिया। और एक तो इतना इतना इनको इतने रिवॉर्ड मिले कि उनके 3 पीढ़ी भी नहीं सोचा कि इतने रिवॉर्ड उसको मिले। कैन यू उस नेम टाइम दोस स्विच ओवर। ब्यूरोक्रेट्स? उन ब्यूरोक्रेट्स का आप नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इन दिल्ली, आपको पता होगा वो कौन लोग हैं। मैं नाम जानता हूं, और आप लोग भी जानते कि मोदी जी जैसे ही आए, ये ब्यूरोक्रेट जाके जैसा रॉकेट जैसा चू चू करके ऊपर चढ़ गए। तो ये लोग सब उसी टाइम, जो 11-12 की बात कर रहा हूं मैं, 12 साल, तब इसी टाइम अपने अपने पोस्ट के दौरे से पोस्ट को इस्तेमाल करके मोदी जी से मिल लेते थे। मिलके उनको सपन दिखा रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप ही हिंदुस्तान को बचा पाएंगे। ये उनको बहुत सारे रिवॉर्ड मिल गए। यही टाइम आपको अगर फिर दोबारा याद दिलाऊं, विनोद राय ने एक के बाद एक एटम बॉम्ब फेंके। अच्छा, वो दूसरी बात है कि एक भी प्रमाण नहीं हो पाया 10-12 साल में। जिस सरकार आए विनोद राय की वजह से और इनके आरोप की वजह से, वो एक भी आरोप आज तक प्रमाण नहीं कर पाया 12 साल में। दूसरी बात है, तो आप उनको लाइए साथ तो पता चलेगा, 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8। अच्छा, हरदीप पुरी का बात पे वापस आया जाए। हरदीप पुरी वॉज मूविंग अराउंड, सबको ही जानते थे, ही मूविंग अराउंड। हरदीप पुरी ने बहुत सारे एडवांटेज लिए थे कांग्रेस सरकार से, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग भी मिले। आपको अगर जनीवा, न्यूयॉर्क, बड़े बड़े यूएन पोस्टिंग मिले, तो पोस्टिंग तो कांग्रेस सरकार ने दिया। जयशंकर को जो बड़े बड़े पोस्टिंग दे, वो तो कांग्रेस सरकार ने दिया। और जो लोग ये पोस्टिंग लेके और लालच पर या और मिशन पर दूसरे तरफ बात करते हैं, उसके बारे तो सोचना, आप सोच लीजिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हरदीप पुरी वॉज इन्वॉल्व इन समथिंग दैट वी डोंट नो। नहीं, तो आप ये कह एंड रहे हैं कि हरदीप, नहीं तो आई यू हिंटिंग कि हरदीप पुरी एक ऐसे काम में इन्वॉल्व थे, क्या उनके पास कोई एक बहुत बड़ा राज है जिसकी वजह से मोदी जी उनको बचाने में लगे हुए हैं? ये तो साफ दिख रहा है कि मोदी जी उनको बचा रहे मोदी बचा रहे, अब मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि इट इज टू अर्ली, उनको जन्मदिन में मुबारक भेजा, ये सब जिसके सबके नजर में आए। हरदीप पुरी के बारे अगर आप बात करें या और कोई मंत्री के बारे में बात करें, यू हैव टू थिंक ऑफ द इकोसिस्टम। क्या सिस्टम में ये लोग काम कर रहे हैं? पेट्रोलियम पे सबसे जो बड़ा इंटरेस्ट किसका है, ये तो अच्छा पड़ेगा। ये सबसे बड़े इंटरेस्ट है, जो सबसे बड़ा क्या कहूं मालिक है पेट्रोलियम में, उनके साथ इस रिजीम का रिश्ता क्या है, ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये सब सोचिए, आप अपना अपना अंदाज लगाइए। हरदीप पुरी उस टाइम, ही वॉज नो वन, जस्ट अ रिटायर्ड ऑफिसर। हरदीप पुरी जब रिटायर किया, तब उनके एक ही साल बाद मैंने भी रिटायर किया। तो वी नो द पोजीशन एट दैट टाइम।
तो अभी द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज हु ऑथराइज्ड हिम, दैट इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नॉट व्हाट ही डिड, नॉट व्हाट ही डिड। क्योंकि मोदी जी को बाद में जैसे जीते ना, तब उनके खिलाफ जितने सारे केस, नो वीसा, नो एंट्री इनटू अमेरिका, सब हट गए, सब हट गया। एक इतने महान देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कोई रोकते नहीं उसके खिलाफ। लेकिन फिर भी आज तक विदेशी मीडिया या विदेशी जो कहूं कि पार्लियामेंटेरियंस, ये अभी भी उन पर नजर वैसा ही है जैसा बीबीसी के वो डॉक्यूमेंट्री से पता चला कि दे हैव मेड, दे हैव एकोमोडेटेड मोदी। लेकिन बट आपके हिसाब से, क्योंकि अब हम एप्स्टीन फाइल्स के ही इर्द गिर्द बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हरदीप पुरी को वाकई में कटघरे में खड़ा करता है? अब उन्होंने क्या किया उस एप्स्टीन आइलैंड पर, जेफरी एप्स्टीन से उनका क्या लेना देना था, ये किसी को नहीं पता, सिवाय इसके कि जो मेल्स लीक हुई हैं उन मेल से पता चलता है कि ही वॉज इनटू सम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी विच इज नॉट इवन वेरी क्लियर कि वो उसके सेक्सुअल कॉनोटेशंस हैं या नहीं है, लेकिन एक आध मेल्स में लगता भी है। अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन क्या ये एक फिट केस नहीं है जांच करने का? क्या हमारे देश में जांच, जांच होनी चाहिए इस पर? जांच तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा फिट होगा अगर हरदीप पुरी पार्लियामेंट के सामने आके खुद बताए कि अंडर ओथ कि मैंने ये किया, ये नहीं किया। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको उसको गाली देना, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बहुत सारी गाली पे बाय नेम उन्होंने दिया, वो सब रिकॉर्ड पे है। जिसको मर्जी, जब मर्जी, जो मर्जी आते थे, जो मुंह में आ जाते थे वो बताया। तो हरदीपुर के वो क्रेडिबिलिटी इन प्रेस कॉन्फ्रेंस उतना ही है जितना इनको बॉस को क्रेडिबिलिटी है फॉर नॉट होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों में स्टाइल का अंतर है। हरदीप पुरी का आना चाहिए आगे, सामने आके बताना चाहिए कि मैं निर्दोष हूं, इसलिए मैं निर्दोष हूं कि इस कारण से मैं निर्दोष हूं। तब दो चार सवाल तो पूछेंगे हम। तो किसने आपको बताया कि जाके एक नहीं, सेक्स वो ऑफेंडर आपको एक, लग रहा है, वो आप आपको लगता है कि हरदीप पुरी में इतनी हिम्मत होगी कि वो संसद के सामने आकर बोलेंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि उनको संसद के आके सामने बोलना चाहिए, आप तो वो चीज कह रहे हैं जो कि होनी चाहिए, लेकिन क्या हरदीप पुरी जी करेंगे उसको? सुनिए, उनके जो बॉस है 12 साल में भी एक बार प्रेस के सामने नहीं आए। नहीं आए। एक पूरा राज्यसभा सेशन भ्रष्ट कर दिया गया था, डिस्ट्रॉयड हुआ था, क्योंकि 12-14 दिन का सेशन एक ही मांग किए थे ऑपोजिशन कि आप मणिपुर के बारे, 6 महीना 10 महीना हो गया, मणिपुर के बारे प्राइम मिनिस्टर शुड मेक अ स्टेटमेंट। तो आए नहीं। तो अपने बॉस को भी लोग देखते हैं, उनके चलन भी देखते हैं, उनके आदत भी देखते हैं, उनके नजरिया देखते हैं, उनके ढोंग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हरदीपुरी आएंगे नहीं, किनको बॉस भी नहीं आए, ये भी नहीं आएंगे, किंतु लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर वो ना आए तो और एक स्टेप है कि आ, या तो पार्लियामेंट, नहीं तो गवर्नमेंट सरकार, नहीं तो ऑपोजिशन के डिमांड पर एक फुल इंक्वायरी होना चाहिए और अ व्हाइट पेपर कि आप फुल फैक्ट्स बताइए। क्योंकि दिस इज वेरी डेंजरस। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर का नाम बार बार रहा ना। प्राइम मिनिस्टर इज द हाई ऑफिस, द हाईएस्ट ऑफिस इन माई लैंड। अगर उस पर आप आरोप लगाए, उस पर अगर नजर लगाए, तो वो काले छीक फेंके, तो ये ठीक नहीं, ये गलत बात है। हरदीप के लेकिन बारे ये इतना ही कहना है। नहीं, हाँ, लेकिन मोदी जी के बारे में भी तो जेफरी एप्स्टीन के मेल्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी sang एंड डांस्ड इन इजराइल जस्ट टू प्लीज डोनाल्ड ट्रंप। इस तरीके की बातें मोदी जी के बारे में भी तो आई हैं। हाँ, आए हैं। मोदी जी कभी पार्लियामेंट के डर से कभी कम आते। मैंने जैसा राज्यसभा के उस सेशन के बारे में बात किया, अब इस बार आपने देखा लोकसभा में तो आए नहीं। कोई स्पीकर के बात पर इतनी चलते कोई, स्पीकर ने सोचा कि आपको आपको स्लोगन देंगे, आपको घेर देंगे। उसकी वजह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 56 इंच जिसको कहा जाता, वो आई नहीं। कुछ औरत उन पर स्लोगन चिल्ला सकते हैं। यही तो दैट वाज द टोटल गेम। ये बड़े बड़े दिन में हम लोग चल रहे हैं। ये दिन एंटायर शो इज रादर अनकंफर्टेबल एंड लेकिन लेकिन डिस्टेस्टफुल। मोदी जी, कब तक मोदी जी और हरदीप पुरी चुप रहेंगे एप्स्टीन फाइल्स पर? कभी ना कभी तो ये पाप का घड़ा फूटेगा, अगर ये ऐसा पाप हुआ है तो।
तो आपको लगता है कि अब ग्लोबल प्रेशर भी बन रहा है? नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं, वो अरेस्ट हो गए, प्रिंस एंड्रूज अरेस्ट हो गए, फ्रांस में इसको लेकर इंक्वायरी चल रही है। तो अगर ये सारे देशों में इंक्वायरी चल रही है, आज देखिए, आज एआई समिट में बिल गेट्स को आखिर मोदी ने मना किया ना कि तुम ठीक है हमारे भारत देश में घूमो, लेकिन एआई समिट में मत आना। तो एआई आप समिट में बिल गेट्स नहीं पहुंचे। सुनिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, ट्रंप के सबसे प्यारे, सबसे गहरा दोस्त कौन है दुनिया में? नाम बता पाएंगे? नेतन्याहू। नेतन्याहू इजराइल वाला, सबको ही जानते हैं। नेतन्याहू के वजह से इन्होंने इनके जो, जिसको जेनोसाइड, जेनोसाइड के सिवा और कोई शब्द है ही नहीं, वो जेनोसाइड करके भी अभी भी इनके ट्रंप के डाली गए, सबको ही जानते हैं। अब मोदी जी सबसे पहले जा रहे हैं इनके पास, नेतन्याहू के पास। दूसरी बात सोचिए, 85 नेशन, 85 नेशंस, इन्होंने कल एक स्टेटमेंट इशू किया था ऑन दी वेस्ट बैंक, जो नेतन्याहू के खिलाफ, कि आप जो मर्जी करें, जो मर्जी करें, वहां ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई कुछ नहीं करे करके 85 नेशन। और 85 में कौन है? फ्रांस है, यूके है, कनाडा है, ये सब वेस्टर्न नेटो ब्लॉक की कंट्रीज है। इन्होंने यूएस के सबसे गहरा दोस्त को अधिक जनाए, देख देख बताया उनको, उनको काफी क्रिटिसाइज किया। एक सुपर पावर, तथा कथित सुपर पावर या विश्व बंधु या विश्व गुरु, साइन तक नहीं किया, नेतन्याहू के खिलाफ साइन तक नहीं किया। आप दोनों 2 and 2 प्लस कर, कि नेतन्याहू के खिलाफ जो रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल रेजोल्यूशन ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल हो चुका है, हो गया, उसमें इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट डिड नॉट साइन, नंबर वन। और इंडिया इज गोइंग टू नेतन्याहू, मोदी जी जा रहे हैं नेतन्याहू को, पहले बार भी गए थे नेतन्याहू को कहने के लिए कि आप थोड़ा ट्रंप से मुझे मिलवा दीजिए, आप तो थोड़ा ट्रंप से मुझे और थोड़ा गहरी दोस्ती बनाइए। ये गहरी दोस्ती इतने सारी जरूरत क्या? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी तो कभी किसी के पास जाके मुझे गहरी दोस्त लाइए तो कभी क्या ही नहीं ना। ये अपने लिए या कोई उनका खास दोस्त है जिसको फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मिलने चाहिए, उनको तो एक दोस्त को तो एयरपोर्ट इधर मिल गया, उधर एक कहीं पावर प्लांट मिल गया, ये दोस्त की वजह से नहीं। ट्रंप को क्या कहूं, ट्रंप को सलाम बताने के लिए, तीनों में जो 3 ऑप्शन मैंने दिया, ये एक भी एक्सेप्टेबल नहीं है कोई सॉवरेन कंट्री के सॉवरेन पीएम को। फिर भी वो कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। और जो इस मुद्दे पर कोई भी एक भी उंगली उठाए, सवाल उठाए, उसको तो इनके जो, क्या कहूं, उनके जो ट्रोल हाउंड है, गाली दे के, नानी दिया दिला के बंद कर देते। एक तो प्रेस को तो इशारा पर काम करते, सबको ही जानते, आप मीडिया के है, ये कौन फोन करता उसका नाम भी आप जानते, हर प्रेस को फोन करके बताया जाता कि आज ये कैरी करो, वो कैरी करो। अब ये हिरेन बाबू को थोड़ा विश्राम लेने के लिए कहा गया, हिरेन बाबू की जगह एक सुन रहा कि, और एक प से एक नाम है, प्र से एक नाम है, वो फोन करते हैं, उन्हीं के चेहरा फोन करते हैं। दिस इज द वे इंडिया इज कंडक्टिंग जोशी इस समय है कहाँ, आपको पता है? हाँ हिरेन हाँ जोशी इस समय है कहाँ, आपको पता है? हाँ, हिरेन जोशी खत्ता में। हिरेन जोशी अभी कहाँ है? उनको तो हटा दिया गया ना, जो जो काम करते थे उससे। हिरेन जोशी बहुत कुछ जानते हैं, ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जानते हैं। उसको कभी हटाया नहीं जाएगा, उसको ओके। एक कोने में रखा जाएगा और कह जाएगा कि देखो, संभाल के रखो, संभाल के बात करो, तुम नजर पे हो। हिरेन हम्म। जोशी को ऐसे आप जैसे जिस कह रहे हैं कि हटाया गया, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो इतने अंदर तक की बात जानते हैं, उसको हटाने का जो फल हो सकता, ये सोचकर पॉलिटिकल आदमी सोच के ही बात करते हैं। तो हिरेन जोशी को बैक सीट पर बैठाया गया, लेकिन उनके जो टीम है, जो अपने हाथ से तैयार किया, वो टीम अभी बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही एक्टिव है। मुझे तो कल सुबह साहब इनके टीम के, आप तो सबसे प्रोमिनेंट मेंबर को जानते हैं, जिसको वो शायद उस टीम में उनका इतना प्रोमिनेंस है नहीं,
बाहर हमारे लिए बहुत सारे प्रोमिनेंस है। अमित मालविया, उनके इशारे पर सोशल मीडिया के एक साइड से क्या कहूँ अटैक चलते। बट मैंने प्रेस में या मीडिया में या टीवी में कहे कुछ 5 साल तो बिताया ना, और उसके बाद भी मैंने खबर रखा कि क्या हो रहा है। तो असल मुद्दा यह है कि अभी इंडियन मीडिया, जिसको हम कहते हैं गोदी कहना मैं बंद कर दूंगा, आई वुड कॉल क्या कहूं कि जिस मीडिया को इशारा पर काम करना, उस मीडिया थोड़ा चुप है। चुप न रहे तो क्या किया जाए। उनकी एक मीडिया की एक क्या कहूं, एक युवरानी ने कही थी, हाय मैं हम लोग तो अपोजिशन के काम नहीं कर पाएंगे ना। तो मैं पूछूं कि मैडम आपको किसने कहा अपोजिशन का काम करने हैं? आपको तो कहा गया कि आपके सिर्फ अपने दिमाग ठीक रखिए, अपने पॉलिसी ठीक रखिए, स्वच्छ रखिए, और स्वच्छ जो आप सोचते हो उसी हिसाब से आप काम कीजिए। मैंने कभी, हम लोग तो कभी बुलाए नहीं उनको अपोजिशन का काम। अगर वो अपोजिशन में आने भी चाहते तो मैं तो अपोजिशन से निकल जाऊंगा। उनके साथ क्यों करूं जिसकी इतनी घमंड है। आ, वो पेपर तो खत्म ही हो गया था, उनके जो हाउस है सबको ही जानते, खत्म हो गया था एम्पायर। अभी भी बहुत मुश्किल से चल रहा, बहुत मुश्किल से बेचारा। तो इसलिए हम लोग सोचते कि अपने मजबूरी है तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। एक दो सवाल मुझे अभी और भी करना है। जो अभी हाल में हमने सुना कि मोदी सरकार कुछ ऐसी गाइडलाइंस लाने वाली है जिससे कि, जैसे जनरल नरावने की किताब आई थी, तो कोई भी ब्यूरोक्रेट या आर्मी का ऑफिशियल अपने रिटायरमेंट के 20 साल तक कोई किताब नहीं लिख सकता या पब्लिश नहीं कर सकता। तो उस पर भी मैं आपकी एक प्रतिक्रिया चाहती थी। हरदीप पुरी, और ये तो एक इशू है ही, लेकिन क्योंकि आप किताब आपने लिखी है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये चीज ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक्सटेंड होगी? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने उस समय किताब लिखी थी, और उसके बाद यूपीए कैसे हारी और सारे डिस्क्लोजर्स हुए। तो अब जो ये 20 साल का एक मोरेटोरियम जिसको कहते हैं वो लगाया जा रहा है कि भाई 20 साल तक अब आप किताब नहीं लिख सकते, अब ये एक्सटेंड होगा रिटायर्ड एंड सर्विंग ऑफिसर्स दोनों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है। बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, सर्विस में रहने वाले लोगों के लिए भी हो इसमें। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अभी अभी एक अभी का जो कानून है उसमें एक सेक्शन जो इंटेलिजेंस में काम किया या आर्मी में काम किया उस पर एक पाबंदी है कि आप बिना क्लियरेंस आप कुछ नहीं कहेंगे। ये पाबंदी है, होना भी चाहिए, क्योंकि जो जो जिसका मर्जी रिटायरमेंट के बाद जो मर्जी लिखे ये भी ठीक नहीं है, गलत है। तो एक पाबंदी है। इस पाबंदी को इतने सारे एक्सटेंशन टू कवर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से जैसा भी सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट को बारी भी बहुत लोगों को अंदाज पूरी तरह से बदल गए। लेकिन जो भी हो, ये करना मुश्किल होगा टू टू स्टॉप ऑल मेमोरेंडम, ऑल राइटिंग्स। एक पाबंदी अभी भी है, और नरावने ने परमिशन मांगा था सिर्फ, लेकिन उसकी किताब कैसे बाजार में आ गए, अब तो खरीदने की कोई जरूरत नहीं, जिसको पढ़ना था सभी ने पढ़ लिया। अभी डिजिटल मीडिया में, डिजिटल एज पर आपने जितने पाबंदी लगाएंगे ना, वो सब ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अब ये जैसा आपके असंग, उन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने डिजिटल एविडेंस लाया था, याद है? तो जूलियन असांज को लाया था। तो अब डिजिटल एज पे कहते हैं देयर इज नो सीक्रेट इन द डिजिटल एज। वो 0 और 1 के खेल में सब कुछ पता चलता, सब कुछ पता चलता। नहीं, लेकिन एक चीज और भी है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही थी, और आज हिंदुस्तान टाइम्स अगर आपने देखा हो तो उसमें है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीडिया को लीक करते हैं तो उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया जाएगा।
ये भी एक बड़ी भयानक खबर है। अब आप ये बताइए कि मीडिया से ब्यूरोक्रेट्स इंटरैक्ट तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ बातें भी होती हैं, लेकिन ये वार्निंग आई है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कि अगर आपने कोई क्लासिफाइड या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीडिया को दी तो आपके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगाया जाएगा। और ये मैं इंफॉर्मेशन इसलिए दे रही हूं क्योंकि पिछले महीने जो होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है उन्होंने एक सर्कुलेट किया है क्लासिफाइड नोट। ये सारे सेक्रेटरीज जितने मिनिस्ट्रीज के हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, और इसको उन्होंने दिया है, दिस इज लाइक अ थ्रेट अंडर ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगेगा। इसको कैसे देखते हैं आप? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में क्या क्या इश्यूज कवर्ड है वो बड़ा स्पष्ट है। आप चाहते भी उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, ये कवर्ड है। तो ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी ऐसा चलता रहता है। 12 साल में हम लोग 4 से 6 बार धमकी मिली हमें कि आपको ये करेंगे, वो करेंगे, चांद पे भेज देंगे। तो ये करते रहते हैं, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में इफ इट इज रियली एन ऑफिशियल सीक्रेट उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहना है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनसे एक ब्यूरोक्रेट से टाइम पूछे, वो खड़ी पर हाथ रख, हाँ, तो ये तो बचपनी है ना। आप उनसे टाइम पूछ रहे हैं तो बिना टाइम बता के अपने घड़ी पर हाथ लगा लिया कि ये इंफॉर्मेशन आपसे रोक दिया। अरे भाई, 10 सेकंड में आपको और कहीं ना कोई सोर्स से पता ही चल जाएगा कि क्या टाइम है। मैंने इस जोक के बारे इसलिए कहा कि इंफॉर्मेशन इज लाइक दैट। अगर आपने यस मिनिस्टर देखी है या पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि देर इज नो सीक्रेट इन गवर्नमेंट, देर इज नो सीक्रेट इन गवर्नमेंट, एंड टू ऑफ द बेस्ट सोर्सेज फॉर लीक्स आर द प्राइवेट सेक्रेटरी एंड द ड्राइवर, टू ऑफ द बेस्ट सोर्सेज। तो ये सारे हम लोग, मैंने 40-41 साल इनके साथ बिताया। तो कैबिनेट मीटिंग से जैसे बाहर आए, आपके चुप मुंह पर सील लगा के घर में ऑफिस में आके नोट करना शुरू किया, तो देखा कि टीवी पर आ गया कि कैबिनेट मीटिंग में क्या डिस्कस। लो लो, ये है लोकतंत्र, दिस इज द लाइव लोकतंत्र। एग्जैक्टली। अब आजकल ऐसा है कि अगर अगर आपको, मैं तो एक्स ब्यूरोक्रेट हूं ना, मैं तो सरकार के खिलाफ बात करता हूँ, यहाँ पे बंगाल सरकार के खिलाफ भी बात करता हूँ और केंद्र सरकार के खिलाफ बात करता हूँ। मुझे दूर से देखने, अगर देख पाए, ब्यूरोक्रेट उस बाथरूम में नहीं जाते, इतने डर के मारे, इतने डरते हैं, इतने डरते हैं। एक ऐसे तो ज्यादा तरफ से एक श्रेणी है जो जरूरत से ज्यादा सोचते, जरूरत से ज्यादा डरते, और इस क्लास को और भी बढ़ाया गया है। 24 घंटा ये लोग सोचते कि मेरे इस पर तो कोई कोई देख नहीं रहे, कोई सुन नहीं रहे। दिस इज द रेन ऑफ टेरर, इसको नहीं, ये अंग्रेजी में आप कहते हैं कह रहे रेन ऑफ हैं टेरर। मोदी काफी ज्यादा बढ़ गया है, ये मोदी राज्य में बहुत ज्यादा। बढ़ गया। मोदी के स्टाइल ही है कि मैं टेरर से नॉट डोल करूंगा। टेरर, आज नहीं, बहुत दिन पहले से, जब वो क्या नाम, इनके एक होम मिनिस्टर को गोली मिली, एक जज लोया कहीं गायब हो गए, शराबुद्दीन के लाश इधर गिरी, तब से वो पता नहीं किसने किया, आज तक पता नहीं चलता। लेकिन उन्होंने जो राइट से कुछ उनका कोई रिलेशन नहीं है, वो पता है। वो 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट जज जाके बता दिया कि नहीं 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 नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप, उधर आ रहे हैं तो मोदी का क्या रिश्ता है, वो तो ऐसा होना था, हो गया, 1000 लोग मरना था, मर गया। तो ये जैसे जो लिंक के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लिंक्स दीज आर डन। और जैसा जैसा इसको अंदर भेजो, संदीप भाटिया ने क्या नाम है, उसको अंदर भेजो 20 साल के लिए, 130 साल के लिए अंदर भेजो। दिस इज कॉल्ड, जिसको रॉब्सपियर ने नाम दिया था, रॉब्सपियर के टाइम पे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, रेन ऑफ टेरर। तो मोदी जी रेन ऑफ टेरर नहीं करते, रेन बाई टेरर, बाई टेरर। मैंने जब इस्तीफा दी प्रसार भारती से, वो इस्तीफा पसंद नहीं करते, वो चाहते मैं हटाऊंगा आपको, आपको लात मार के मैं निकालूंगा। तो वो उतना खुशी मैंने उनको दिया नहीं, मैंने चिट्ठी दे के इस्तीफा ले लिया। तो मैंने सुनी कि मेरे ऑफिस में सीबीआई वाले आके हर फाइल देख रहे हैं, हर पीक देख रहे हैं। किसी ने कहा कि मेरे जितने कॉल रिकॉर्ड है
वो उस पर जांच हो रही कि मैं कोई 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 औरत से तो बात नहीं किया, भाई मेरे बीवी मेरे पास है, मार डालेगी, तो कुछ नहीं बेटी। तो दिस इज द रेन ऑफ टेरर। उसके बाद किसी ने मेरे खिलाफ कुछ एक केस ठोक दिए कर्नाटक पे, जहां से समन्स आना शुरू कर दिया कि आप अभी हाजिर हो कर्नाटक में, आप दोषी हो। ये होता रहता। अगर आप लड़ने चाहते तो वो लोग भी लड़ेंगे स्टेट पावर के हिसाब से। और मोदी और अमित शाह के जो, मैं कहूंगा, इनके जो ऑपरेशनल स्टाइल है, इट इज बाई टेरर। मैं ओपनली आपको साथ कह रहा हूं कि इट इज बाई टेरर, इट इज एन ऑपरेशन बाई टेरर। और वो टेरर भी सिलेक्टिव है। आपको साफ कर दिया, आपने देखा, आपको एकदम बिल्कुल साफ कर दिया, बाई टेरर, इट इज बाई टेरर। तो ये बिल्कुल। इनका आदत ही है, इनका तरीका है, तो तरीका पर क्यों बात करेंगे। हमारे जवाहरलाल नेहरू आपस में अपने आप से बात करते थे, सबसे बात करते थे, चिट्ठी भेजते थे, गाली सुनते थे, हाउस पे जाके बैठते थे, 2-2 घंटे बैठते थे हर दिन 15 मिनट 20 मिनट हाउस में बात करते थे। और एक है वहां, वो आने से ही शुरू हो जाता, मोदी 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 करके, अरे सुनाई नहीं देता। ये तो ऐसा मैंने सुनी न्यूरमबर्ग रैली में, जहाँ हिटलर गए थे, तब ऐसा करके सब करते थे, भाई हिटलर हिटलर हाथ उठा के। तो वही टैक्टिक्स एक ही है, ज्यादा फर्क तो है नहीं। बिल्कुल। अब मैं आखिरी सवाल पर आती हूँ, उसी से जिससे शुरू किया था कि एप्स्टीन फाइल्स का कोई आपको इस जो हरदीप पुरी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो अनिल अंबानी का हो, मोदी जी का जहां पर नाम आ रहा है, इसमें कहीं भी आपको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी इस देश में फिक्स हो पाएगी इसको लेकर, जिसमें दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स पर, लेकिन क्या हरदीप पुरी की नौकरी जाएगी? क्या हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगा जाएगा? अब वो मुझे मेरे तरफ मेरा जो हिसाब है उससे, अब इनको इजराइल जाने दीजिए। वहां जाके जो गुफ्तगू होगी, वहां जाके जो बात होगी, या डांस एंड सॉन्ग, एप्स्टीन ने लिखा ना, मैंने तो नहीं लिखी, कि सॉन्ग एंड डांस हो गए, उसका बाद पता चलेगा कि वो खूनी, वो जेनोसाइडर जो है वहां का, वो इसको कितने आश्वासन दे रहे हैं, तो आप ये जाके कह तो रहे हैं कि आश्वासन मोदी दे, जी, नहीं तो जो मोदी जी की जो अब इजराइल की ट्रिप है उसके बाद पता चलेगा कि हरदीप पुरी पता का फ्यूचर चलेगा क्या कि कितने कहां तक ये जा सकते हैं। वहां ये जो, जैसा होता पॉलिटिक्स में, मैंने तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स देखा, वहां सौदागिरी करेंगे कि देखो, तुम्हारा एक दोस्त है, उसके खिलाफ यूएस से वारंट है, तो वो वारंट मैं देख लूंगा, लेकिन ये जो है तुम्हारे जो राफेल के जो चीफ इंडियन पार्टनर थे, उसको मैं बचा नहीं पाऊंगा। सब आके मोदी जी कहेंगे, आप मोदी है तो मुमकिन है, आके कहेंगे कि ये करो वो करो। मुझे तो लगता है कि उससे पहले कुछ नहीं होगा कि तो। और क्या कारण हो सकते जहां वर्ल्ड बिगेस्ट जेनोसाइड क्रिएटर, जिसके अगेंस्ट 85 नेशंस हैव रिजन यस्टरडे, ठीक उसी के पास जा रहे हैं, उसी के पास जा रहे हैं। और कोई कारण हो सकता, अगर आपको खरीदना है तो टेलीफोन पर ऑर्डर दीजिए। आजकल तो इंटरनेशनल डील, आर्म्स डील भी स्विगी पर ही हो रहे हैं। आप स्विगी पर एक ऑर्डर दे दीजिए तो आ जाएगा। तब जा रहे हैं किसके, आपको खास दोस्त को इसका तुम्हारा मतलब एक ये बोल है दिया कि गया। एप्स्टीन फाइल्स के चलते आप ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में कोई ना कोई ऐसी गांठ फंसी हुई है जिसके चलते मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, और उसके बाद ही हरदीप पुरी का भविष्य क्या होगा उसके बारे में तय हो। ये मुझे मेरा मेरा अंदाज है कि क्यों, और कोई कारण तो मुझे मिल नहीं रहा, क्यों जा रहे हैं आप इसराइल। जिस इसराइल में गाजा को साफ कर दिया, जहां यूएई जैसे हमारे बहुत प्यारे दोस्त, यूएई ने कहा, कंडेम किया कि अब वेस्ट बैंक में ये चालू मत कीजिए, जो आपने गाजा में चालू किया, कल ही वार्निंग दिया। ये सब वार्निंग वार्निंग सुनने के बावजूद मोदी जी कहे तड़प रहे कि बीबी नेतन्याहू से मिलना ही है। अब तो कोई कारण हो ही नहीं सकता, जाके क्या करेंगे, जो मिलना था मिल गया, जो देना था दे गया, जिसको लेना था ले गया, जिसको मुनाफा उठाना था ले उठा लिया। अब तो कुछ है नहीं ना, इट इज ओनली अ रीअश्योरेंस। और एप्स्टीन फाइल से ही पता चलता कि द रूट टू ट्रम्प वॉज थ्रू इजराइल। और एप्स्टीन बता रहे हैं कि वहां ही डिड सॉन्ग एंड डांस। मुझे तो वो सोचने में कैसा लगता कि वो सॉन्ग एंड डांस कैसा करते, तो इसका मतलब ये वेश पिक्चर बदलते।
क्लियर हो गई है, पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है कि जेफरी एप्स्टीन की मदद मोदी जी ने ली डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए। ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एप्स्टीन के जैसे ली, वैसा नेतन्याहू को भी ली इजराइल वाले। ये भी कंप्लीटली एप्स्टीन फाइल से ही पता चलता कि नेतन्याहू वाज द की। नेतन्याहू के पास एप्स्टीन ने बताया था, जो जो बात की है आपस में बात है, कि नेतन्याहू का एक बड़ा होल्ड है। नेतन्याहू को नाम इसलिए ले रहा कि नेतन्याहू एज अ पर्सन ही रिप्रेजेंट्स द जूइश फाइनेंस लॉबी ऑफ द यूएसए, जो उस पर अंधविश्वास रखते हैं। सबसे बड़ा पूंजीवाद कहे या अरबपति कहे, करोड़पति कहे, बिलियनर्स कहे, यूनाइटेड स्टेट्स में जो फंड करते प्रेसिडेंशियल कैंपेन, हर प्रेसिडेंशियल कैंपेन, इस सिर्फ एक आदमी को क्यों बेचारा खींचे, सब प्रेसिडेंशियल कैंपेन को इन्होंने जो फंड करते, ये इनके रिश्ता बहुत गहरा है विद इजराइल। और इजराइल में जो चला रहे आज, वो इज अ की। मैंने एक फोटो भी देखा जहां बैठे हैं क्या नाम, नेतन्याहू, और वो सीट, उनको कुर्सी सीट पकड़ के खड़े हैं ट्रंप। आप गूगल कीजिए, आपके पास वो फोटो आ जाएगा। दुनिया में कोई नेता है, कोई लीडर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है जिसके बारे ट्रंप ऐसा करेंगे? एक अपने वो यूक्रेन वाले को तो बुलाया गया था कि तुमने टी शर्ट पहन के क्यों आए, तो नेतन्याहू जो भी कुछ भी नहीं पहन के आए तो वो पीछे रह गए। तो देयर इज अ पावर सर्किट, जिस पावर सर्किट में बेचारा हरदीप पुरी एल लाइसेंस, बिना एल लाइसेंस गाड़ी चला रहे थे, फंस गए। आप हाँ, बेचारा हम कह लोग रहे तो दूर रहते। हैं, को आप बेचारा क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो उसको एल लाइसेंस लिखाना था। जितने भी स्मार्ट हो, इस गंदी दुनिया में, इस पगडंडिया में, आपने अगर गाड़ी चलाया पहाड़ के ऊपर से, तो थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। प्रैक्टिस चाहिए। ये एंड्रू, इनके तो और किसी, प्रिंस एंड्रू को तो और किसी कारण से फंसाया गया, उनके उसके बारे लालच ज्यादा था। बट अभी छोड़ी बात। Where Hardeep Puri is concerned, where Epstein files mention about Mr. Modi's song and dance in Israel is concerned, opposition, विरोध पक्ष तो बार बार कह रहे हैं कि कुछ सफाई तो दीजिए, आप हमारे प्यारे, आप हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, अपना रेपुटेशन बचाइए। तो ये सुन ले रहे। आप देखा जाए नेक्स्ट डे क्या बने। इजराइल से वापस आने दीजिए, तब पता चलेगा। ओके। पता चलेगा कि तब पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट में नहीं रहेगा। मैंने तो डजन के एक डजन से ज्यादा ऐसे ही फॉरेन डेलीगेशन, प्राइम मिनिस्टर, ये तो मैंने खुद था। वो कम्युनिके में एक चीज निकलेगा, जॉइंट स्टेटमेंट में एक चीज आ जाएगी, जॉइंट स्टेटमेंट पे, और एक जो है अंदर की बात, ये मामला अंदर की बात है। बस ऐसे ही चलता दुनिया। चलिए, दुनिया क्या ऐसे है ही अंदर चलता। की बात? आपने कहा कि इजराइल की ट्रिप के बाद कुछ चीजें और साफ हो सकती हैं एप्स्टीन फाइल्स पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जवाहर सरकार। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।